आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का इलास्टिसिटी का जो लेक्चर चल रहा था, जिसमें कि हम लोग इसके पहले लेक्चर में जो है कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे, जिसमें कि यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस से जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी बुक के थे, उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया। आज हम लोग देखते हैं इसके जो कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा। जैसे तुमको है, ये तुमको स्ट्रेन है, तुमको इधर की तरफ ले लें, वाई एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर ले लीजिए आप स्ट्रेस ले लीजिए। तो इन दोनों के बीच में किस तरह से जैसे जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाते हैं, तो जैसे शुरुआत में अगर फोर्स स्ट्रेस नहीं होगा तो स्ट्रेन भी डेवलप नहीं होगा। जैसे जैसे किसी चीज़ को हम लोग इसको खींचना शुरू करेंगे, तो अगर स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, उसके कारण स्ट्रेस डेवलप होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस के कारण क्या होगा, तुमको एक स्ट्रेन भी डेवलप होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है तुमको एक लिमिट तक दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो कि होगा तुमको एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लोग कहेंगे जैसे कि O से A पॉइंट तक यहाँ तक लें, ये तुमको ये जो यहाँ पर जो तुमको होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया तुम्हारा, दैट इज ये जो तुम्हारा हो गया, इसका जो टेन थीटा हो गया यहाँ तक, ये तुमको आएगा, ये तुमको इसका जो टेन थीटा आएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को बताएगा, और ये तुमको यंग मॉडुलस के बराबर होता है। ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बताएगा, और ये प्रोपोर्शनल लिमिट हुआ। इसके बाद जो होता है तुमको, यहाँ के बाद ये तुमको प्रोपोर्शनल लिमिट, अभी तो इसके बाद भी अगर स्ट्रेस जारी रहा तो ये क्या होगा, तुमको ये जो बॉडी है तुमको ये अब प्रोपोर्शनली नहीं होकर के ये तुमको बढ़ेगा जरूर, इसका स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन तो आएगा, और एक तुमको जहां पर कि ये तुमको यहां तक पहुंचेगा, दैट इज इलास्टिक लिमिट है तुम्हारा। ये यहां के बाद ये तुम्हारा हो गया इलास्टिक लिमिट कहते हैं इसको, ये तुमको इलास्टिक लिमिट है। यहां पर बी पॉइंट पे क्या होगा, ये तुमको इलास्टिक लिमिट आ गया। और ये जो तुम्हारा था ये प्रोपोर्शनल था, ये तो हमको स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल लिमिट है ये तुमको, यहां तक आ गया। ए पॉइंट पे क्या आ गया तुम्हारा, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ए पॉइंट पे क्या आ गया तुमको, जहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट, जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का ये लिमिट हो गया, प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया तुमको। यहां के बाद स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता। बी पॉइंट तक जो तुम्हारा कहता है, बी पॉइंट पर ये यील्ड स्ट्रेस कहलाएगा, यील्ड पॉइंट कहलाएगा, जहां पर कि तुमको स्ट्रेस तुमको जो है, इसके बाद अगर ये तुमको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी यहां तक बरकरार रहती है, अगर मटेरियल को के पर अब फर्दर स्ट्रेस लगाना बंद कर दिया जाए इस जगह पर, तो ये पुनः अपने शेप में रिगेन कर सकता है। बी पॉइंट तक ये क्या होगा, अगर यहां के बाद स्ट्रेस लगाना बंद करें तो क्या होगा, ये पुनः अपने शेप को गेन कर लेगा। दूसरे शब्द में इलास्टिसिटी इसकी बरकरार है अभी तक, इलास्टिक प्रॉपर्टी। लेकिन बी पॉइंट के बाद अगर तुमको स्ट्रेस लगाना जारी रहा तो ये तुमको जो है तुमको ये फ्लो करने लगा, और ये तुमको कुछ जो है तुमको ये इलास्टिक प्रॉपर्टी ये खो देगा, और ये तुमको ये इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये प्लास्टिक मटेरियल हो जाएगा, ये इलास्टिक बिहेवियर इसका समाप्त हो जाएगा। और डी पॉइंट यहां के बाद तुमको फिर जो है तुमको ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तक जाएगा, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, और जो तुमको बी से भी थोड़ा ऊपर होगा, ये तुमको बी से भी, ये अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट है, अल्टीमेट ये पॉइंट टेंसाइल स्ट्रेस है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है इस तुम्हारा। ये जो तुम्हारा पॉइंट आ गया डी, इसको कह सकते हैं ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। और इसके बाद यहां पर आकर के ये तुमको फ्रैक्चर यहां हो जाएगा तुमको ई पॉइंट पे जाके, तो ये तुम्हारा हो गया डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तुमको बी से सी तक क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट है। डी को हम लोग कह सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ई जो है तुम्हारा फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। अगर तुमको कोई मटेरियल है तुमको, तो ये तुमको ओ ए जो तुम्हारा है, ओ ए में ये रीजन ओ ए के बारे में क्या होगा तुमको, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसलिए इसको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। ए बी जो तुम्हारा होगा, बी पॉइंट तो तुम्हारा है, ए बी में तुम्हारा ये बी तक जो तुम्हारा है ये इलास्टिक लिमिट है। यहां पर तुमको इलास्टिसिटी अभी भी क्या रहेगा, ये बरकरार रहेगा।
ये इल्ड स्ट्रेस, यहाँ पर जो तुमको बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा, इल्ड पॉइंट यहाँ तक कहते हैं हम लोग, ये इल्ड स्ट्रेस हो गया तुम्हारा। और इसके बाद जो तुम्हारा है यहाँ पर जो इल्ड स्ट्रेस होगा, यहाँ के बाद तुमको ये इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगा। और जो तुमको जो बीसी रीजन है तुम्हारा, ये प्लास्टिक रीजन हो गया, ये तुम्हारा बॉडी जो प्लास्टिसिटी व्यवहार करेगा प्लास्टिक की तरह। और तुमको डी जो तुम्हारा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया तुम्हारा, डीई अगर ज्यादा होता है, ये डीई अगर ज्यादा होगा, डीई का लेंथ मोर, डीई लेंथ मोर, तो ये तुमको होगा तुमको डक्टाइल, इससे तुमको मेल्लीबुल कर सकते हैं इसको, ये होगा तुमको मेल्लीबुल, इससे तुमको चदरा बना सकते हैं इसको पीट करके। और डीई अगर तुमको स्मॉल होगा ये पोर्शन, तो ये तुमको ये ब्रिटल होगा ये पदार्थ, तो ये इसके आधार पर तुमको, ब्रिटल का मतलब ये जल्दी टूट जाएगा। तो ये तुमको इस जो है तुमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के आधार पर ये तुमको मटेरियल के क्या हो गए, ये तुम्हारा किस किस तरह का बिहेव करता है उसके बारे में इसकी जानकारी हो गई। अब है तुमको कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेस के स्ट्रेन जहां तक हो गए तुम्हारा। अब एक है तुमको, अगर हम लोग किसी बॉडी का जैसे कि हम लोग लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो एक उसके जो तुमको है डायमीटर में भी क्या होता है, चेंज आता है। दूसरे शब्द में हम लोग कहें कि अगर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी चीज के लेंथ को हम लोग इंक्रीज किए, तो लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि उसका जो लेटरल जो डायमेंशन है वह भी चेंज होता है, डायमीटर। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहेंगे पॉइजन रेशियो कहते हैं। जबकि हम लोग लेटरल जैसे किसी चीज के लेंथ को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो डायमीटर उसका डिक्रीज करेगा, और अगर लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो कंप्रेस करेंगे जब किसी मटेरियल को, तो उसका लेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो उसका डायमीटर में क्या होगा, वृद्धि होगी, इंक्रीज करेगा वो। तो ये जो तुम्हारा जैसे इसको खींच रहे हैं, तो ये जब लेंथ में इंक्रीज होगा तो इसका डायमीटर जाहिर है घटेगा। तो पॉइसन रेशियो इसको बताता है कि द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो। ये एक डिफिनेशन है तुमको जिसका चर्चा कर दे रहे हैं, पॉइसन रेशियो, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal strain is called Poisson ratio, is called Poisson ratio। ये Poisson ratio कहलाएगा। तो Poisson ratio क्या होगा तुम्हारा, Poisson ratio को सिग्मा से लोग डिनोट करते हैं। तो दैट्स इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन, मतलब कि चेंज इन डायमीटर होगा तुमको डेल्टा डी बाई डी कर सकते हैं, ये लेटरल स्ट्रेन हो गया, बाय डेल्टा एल बाय एल। अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग माइनस लगा दिए हैं। अगर डेल्टा डी बाई डी जहां तक डेल्टा डी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एल आपका निगेटिव होगा। तो ये डेल्टा डी क्या होगा तुमको, डी इज इक्वल टू ओरिजिनल डायमीटर, एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा डी क्या होगा तुमको, चेंज इन डायमीटर, डेल्टा एल हो गया चेंज इन लेंथ। तो अगर चेंज लेंथ को क्या करें, जैसे कंप्रेस करें तो लेंथ डिक्रीज करेगा, तो डेल्टा एल निगेटिव होगा तो उसका डेल्टा डी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ये पॉइजन रेशियो कहते हैं, जो कि मटेरियल के लिए 0.2 से लेकर 0.5 इन सबों के रेंज में एल्यूमिनियम वगैरह के लिए आता है। तो ये तुम्हारा ये पॉइसन रेशियो होता है, कहलाता है। अब है तुमको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक तुमको है कि जबकि तुमको कोई चीज स्ट्रेस में, कोई चीज में तुमको उसके लेंथ में वृद्धि होती है, इंक्रीज करता है, तो जाहिर है उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इस एनर्जी को हम लोग कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितना होगा, जितना कि हम लोग, जाहिर है कि किसी इलास्टिक फोर्स, किसी जो तुमको कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन किया जाता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड in elastic body against due to work done against restoring force to compress or elongate the material is called elastic potential energy, इसको क्या कहेंगे लोग? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जब किसी बॉडी को क्या करें, किसी स्ट्रिंग को, उसको हम लोग क्या करें, उसको अगर स्ट्रेस करते हैं, उसको अगर उसमें स्ट्रेस दिए, उसको अगर खींचते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है, जैसे कि इसमें क्या हुआ, तुमको कोई लोड इसमें दिया गया, इसमें लोड इसको खींचा गया, या लोड इसको खींचा गया, तो जाहिर है कि इसके लेंथ में, ये अगर इसका लेंथ L है और इसका लेंथ है, मान लेते कुछ इंक्रीमेंट x हो गया, लेंथ में इंक्रीमेंट x हुआ, तो इसमें कितना स्ट्रेस फोर्स डेवलप होगा, इस रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर x डेवलप हुआ तो यंग मॉडुलस y इक्वल्स होता है F/A इंटू चेंज इन लेंथ x बाय ओरिजिनल लेंथ L। तो f कितना डेवलप हुआ, f यहाँ निकाल लेते हैं। f इक्वल्स टू क्या हो गया तुमको, YAX बाय L, YAX बाय L, इतना क्या होगा तुमको, इतना फोर्स डेवलप होगा। अब इसको फर्दर अगर इंक्रीज करना है तो हमको इसके अगेंस्ट में, इस फोर्स के जो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में, द वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स टू एलोंगेट, यहाँ एलोंगेट कर रहे हैं, बाय फर्दर लेंथ dx। कितना वर्क डन इसके अगेंस्ट, वो ऊपर फोर्स वर्क डन करेगा तो हमको किधर वर्क डन करना पड़ेगा, नीचे। तो dw जो हमारे द्वारा जो वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा वो तुमको पॉजिटिव होगा यहाँ पर, और उसी के लिए तुमको जैसी ये जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुमको इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो dw बराबर क्या होगा तुम्हारा, ये जो फोर्स F आया है वो कितना आ गया तुम्हारा, YAX बाय L इंटू dx, ये dx लेंथ में। अब तुमको टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं जितना हम लोग को करना होगा। तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें 0 से लेकर डेल्टा L तक इसमें इंक्रीज करना है हमको, तो 0 से लेकर डेल्टा L, तो कहा गया तुम्हारा YA बाय L इंटू x dx, YAL बाय इंटू x इंटू dx। तो हाफ YA बाय, तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें निकालते हैं, तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, तुमको इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो YA बाय L, ये तो तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x पावर 1 प्लस 1, x पावर 2 बाय 2, 0 से लेके डेल्टा L तक इंटीग्रेट होगा। तो ये तुम्हारा होगा डेल्टा L बाय 2 हो गया, इसका डेल्टा L का स्क्वायर बाय 2, तो दैट्स इक्वल्स टू YA बाय L इंटू डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा L का स्क्वायर हो गया बाय 2। तो डेल्टा L बाय L जो तुम्हारा होता है, और YA बाय L इंटू डेल्टा L बाय 2। तो इसको अगर फॉर्म में अगर ले लें, दिस एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन
stored as इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, PE इज इक्वल टू हमारा आ गया YA/L इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर बाय 2, डेल्टा एल का स्क्वायर बाय 2। तो YA मतलब कि ये तुम्हारा हो गया स्ट्रेस, जो तुम्हारा होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू Y इंटू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है हाफ, इसको हम लोग लिखते हैं और इसको कर लेते हैं हम लोग, इसको फॉर्म को अगर चेंज करना चाहें एनर्जी को, इसको U लिखें तो हाफ को आगे कर लीजिए, Y इंटू एक डेल्टा एल को इसके साथ लीजिए इंटू डेल्टा L/L, तो Y इंटू स्ट्रेन हो गया। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा, ये स्ट्रेस हो जाएगा। और एक डेल्टा एल हमारे पास बचा हुआ है, तो एक डेल्टा L/L से एक मल्टीप्लाई कर, एक डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक ही एल था तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया इंटू एल। तो ये तुम्हारा जो टर्म तीनों जो बन गया, पहला हमारा यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन दैट इज स्ट्रेस बन गया, दैट इज स्ट्रेस हो गया, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन दैट इज स्ट्रेस। ये तुम्हारा क्या बन गया, स्ट्रेन है डेल्टा L/L, इंटू ये क्या होगा एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया। एरिया तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ दैट इज इट्स वॉल्यूम। तो इसको हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो ये वॉल्यूम से अगर डिवाइड करेंगे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये तुम्हारा इसका डेरिवेशन हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू आ गया। तो ये क्या किया, इसको पहले इसका जो है एक्स, इसको एलोंगेट करके हमने निकाल लिया कितना फोर्स उसमें जनरेट हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स, उसके अगेंस्ट हमको dx लेंथ क्रिएट करने में कितना बर्डन करना पड़ा, f इंटू dx, और पूरा अगर लेंथ हमको इंक्रीज करना था डेल्टा एल, तो उसके लिए हम लोग को पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिए, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद उसको हम लोग जो है डेल्टा एल से एक डिवाइड करके हम लोग हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। एक बार इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया। और जैसे कि तुम्हारा है अब कुछ जो इलास्टिसिटी के क्या यूजेज हैं, तो इतना बात तो एक चीज तो तय है कि तुमको इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है तुमको किसी बॉडी के स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे कि इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर किसी बॉडी में है तो वह क्या कर सकता है, कितना स्ट्रेस दें कि वह ब्रेक कर जाए। तो ये सब जो कैपेबिलिटी है वो तुमको कोई बॉडी का उसके मटेरियल के स्ट्रेंथ को बताता है, कितना स्ट्रेंथ तक वह उसको लोड को बियर कर सकता है। तो लोड को बियरिंग एबिलिटी इन सबों को किससे पता चलता है, ये इलास्टिसिटी के स्टडी से पता चलता है। और जहां तक कि एक कॉमन क्वेश्चन होता है, तुमको कहता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी, जैसे कि रबर है, रबर ज्यादा खींचा जाएगा, अगर सेम कम फोर्स लगाएंगे तो रबर ज्यादा खिंचाता है। तो रबर जो है तुमको स्टील से कम, जो कम अगर उसमें डिफॉर्मेशन होगा तो वो बेटर उसका क्या माना जाएगा, इलास्टिक मटेरियल माना जाएगा। इलास्टिसिटी किसका बेटर होगा, रबर का या स्टील का, ऐसा कहा जाता है। तो रबर तुमको ज्यादा अगर सेम स्ट्रेस के लिए रबर में ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, कम हो गई। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों, क्योंकि तुमको उसमें जो है तुमको क्या बोले कि उसमें सेम अगर स्ट्रेस सेम फोर्स लगा करके लगाने से स्टील में कम तुमको डिफॉर्मेशन होता है। तो उसका जो है तुमको उसमें कम डिफॉर्मेशन होता है तो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी है। जिसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा तो वह ज्यादा इलास्टिक मटेरियल नहीं माना जाएगा, ज्यादा स्ट्रेंथ उस मटेरियल का नहीं होगा। तो हम लोग क्या मानते हैं, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। रबर ज्यादा मतलब खिंचा रहा है, इसका मतलब कि वो ज्यादा इलास्टिक है, ऐसा बात नहीं है। जिसमें कम स्ट्रेन डेवलप होगा वो क्या माना जाएगा, मोर इलास्टिक माना जाता है। अब है तुमको कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। तो मटेरियल जो तुम्हारे हैं, जैसे कि कुछ हम लोग जो देखते हैं मटेरियल्स जो हैं तुमको, जैसे कि सपोर्ट किया जाता है बीम वगैरह को जो बनाया जाता है,
या तुमको किसी भी कंक्रीट की जो तुम्हारा जो कि यूज करते हैं हम लोग जो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में रॉड का उपयोग करते हैं, तो इन सबों की स्ट्रेंथ क्या है, उसी के आधार पर इसको कितने लोड बेरिंग कैपेसिटी होते हैं, इन सबों का चेंज इलास्टिसिटी के स्टडी से ही क्या होता है ये संभव है। तो किसी बिल्डिंग मटेरियल के या ब्रिज हो गए या तुमको इस जितने भी मटेरियल है उसकी कितनी स्टेबिलिटी हो सकती है, कितना उसका टेंसाइल स्ट्रेस है, वह कितना शियर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, इन सबों के आधार पर ही उसके स्ट्रेंथ की क्या होती है, टेस्ट होती है। तो इसके जो हम लोगों ने कुछ स्टडी किए तो उसमें तुमको कह सकते हैं इलास्टिसिटी डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बियर the load द ब्रेकिंग स्ट्रेस, जो यील्ड जहां पे कर जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस या कहां पे फ्रैक्चर कर जाएगा, इन सबों का हमको इलास्टिसिटी के स्टडी से ही हमको क्या पता चलेगा, उसके उस मटेरियल का कितना लोड उसमें पर दे सकते हैं। जैसे किसी को बना रहे हैं, किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो किसी मटेरियल का जब यूज करें तो उसकी कितनी बेयरिंग कैपेसिटी है और उसी के आधार पर उस पर कितना लोड हम लोग किसी पिलर पर या किसी ब्रिज पर कितना लोड दे सकते हैं, तो ये उसी के आधार पर तय होता है। तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे तुमको है, तुमको दिया हुआ एप्लीकेशन में तुम्हारा दिया हुआ है लोड बेयरिंग ऑफ क्रेन, लोड बेयरिंग ऑफ क्रेन। तो क्रेन का अगर तुमको किसी क्रेन के द्वारा अगर लोड को उठाया जाना है तो उसमें जो है तुमको अगर एक लोड लटक रहा है तो उसमें अगर कोई लोड है, डब्ल्यू लोड है तुमको, तो उसमें अगर लोड आएगा तो उसका जो कितना तुमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा वेट डब्ल्यू बाय एरिया इनटू, ये तुम्हारा हो गया यंग मॉडुलस तुम्हारा जो हो गया दैट्स इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया डब्ल्यू बाय एरिया, तो इनटू स्ट्रेन। तो किसी का भी जो तो मैक्सिमम किसी मटेरियल का जो तुम्हारा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन जो तुम्हारा होगा, अल्टीमेट ये जो तुम्हारा स्ट्रेस है तुमको ये कितना होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये स्ट्रिंग किसी भी मटेरियल का जो तुम्हारा लोड बेयरिंग एबिलिटी जितना होगा उसी के मुताबिक तय होगा तुम्हारा कि कितना और उसका लोड कितना हुआ कैरी कर सकेगा। तो कितना दिया हुआ, जैसे कि स्टील का जो तुम्हारा दिया हुआ स्टील का कितना दिया हुआ है, क्रेन वाला में जो डाटा लिया गया है कितना लिया गया है, एफ बाय एरिया किया है ना, तो एरिया कितना 3 यूज किया ना, इज इक्वल टू कितना किया, अल्टीमेट स्ट्रेस जो कि यूज किया है सर, हाँ यील्ड स्ट्रेस कितना है, हाँ यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील या स्टील दैट्स इक्वल टू कितना है पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखो ये तुमको माइल्ड स्टील का अगर यील्ड स्ट्रेस इतना है तुमको, तो जाहिर है कि किसी मटेरियल को हम कितना यूज कर सकते हैं। अगर कोई लोड है तो उसके रेशियो पर अगर लोड बढ़ाइएगा तो एरिया भी क्या करना होगा, तो यील्ड स्ट्रेस में इतना स्ट्रेस के बाद ये मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, तो यील्ड स्ट्रेस क्या होगा लोड बाय एरिया। तो आप देखिए लोड इंक्रीज करते हैं तो एरिया को भी क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ जो वायर का यूज कीजिएगा उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके मुताबिक ये तय होगा कितना लोड ये बियर कर पाएगा और एरिया को मतलब कितना रखना है। तो इसके लिए एक सबसे बेहतर होता है कि एक वायर के बजाय 2-3 वायर का यूज कर लें, 4 वायर का यूज कर लें, जिससे कि सारे पर लोड क्या हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एरिया आपका क्या पड़ जाएगा छोटा पड़ जाएगा। तो एक मतलब एरिया के बजाय क्या करना होता है 3, 4, 5 लोड वायर में क्या कर लीजिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये तुम्हारा लोड बेयरिंग कैपेसिटी से क्या जाएगा कैलकुलेट किया जा सकता है, कितना लोड उठाएगा तो कितना मोटा तार की जरूरत पड़ेगी, इसके कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, अब माइल्ड स्टील का तुमको जो है यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा का तीसरा तुम कह सकते हो किसी तुमको जो है जैसे हम लोग डेप्थ ऑफ बीम, बीम जो है तुमको बीम जो हम लोग अपने छत वगैरह में देते हैं तो उसमें बीम में कितना लोड बियर करेगा, तो ये तुमको जैसे बीम है तुमको जैसे कि यहां पे ये लेंथ L है, तो अगर लोड W पड़ेगा तो ये तुमको बीड ये तुमको देखते हो बीच से तुमको ये सैगिंग हो जाता है, ये जो तुम्हारा है
ये नीचे झुक जाना, ये तुमको क्या कहलाता है, ये सैगिंग कहलाता है, ये सैगिंग। ये जो सैगिंग होता है ये कितना होगा, ये लोड पर डिपेंड करता है, ये लोड W, लोड लेंथ हो गया, और ये तुमको विड्थ जो बीम का होता है, डेप्थ जो है तुम्हारा, इस पर भी डिपेंड करता है, ये डेप्थ हो गया, और इसके ब्रेड्थ जो कि तुमको फिगर में उधर जाएगा, उसको यहाँ शो नहीं किया जा सकता इस फिगर में। तो ये तुम्हारा होता है ये तुम्हारा क्या होगा, सैगिंग जो होता है तुमको, सैगिंग ऑफ बीम जो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, जो कि अभी इसमें तुमको और इंटीग्रेशन वगैरह का जरूरत पड़ेगा। दैट्स इक्वल W L क्यूब बाय, ये लेंथ ऑफ बीम हो गया, बाय 4B D क्यूब इंटू Y, Y हो गया यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस हो गया तुम्हारा, B हो गया ब्रेड्थ ऑफ बीम, तो B हो गया तुमका ब्रेड्थ ऑफ बीम, और D हो गया डेप्थ ऑफ बीम, और L हो गया लेंथ ऑफ बीम, और ये तुमको जैसे किस पर डिपेंड करेगा, W लोड जितना दिया गया। तो इसका मतलब है कि तुमको किसी बीम को कम सैगिंग करना हो, नीचे कम झुके, उसके लिए तुमको ब्रेड्थ को बढ़ाने के बजाय, इसके चौड़ाई को बढ़ाने के बजाय क्या बढ़ाइए, इसका डेप्थ को ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि D क्यूब के आधार पर क्या होता है, इसका सैगिंग उसके आधार पर वेरी करता है। तो ये तुम्हारा हो गया। इसमें चौथा है तुम्हारा, इसके बाद तुमको एक हाइट ऑफ तुमको माउंटेन कितना हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा, तो हाइट ऑफ माउंटेन में क्या था, जैसे जो हमारा कंक्रीट है, जो कि रॉक जिसको कह सकते हैं, तो हर रॉक की अपनी एक शियर एबिलिटी है, शेयरिंग स्ट्रेस है उसका। अगर शेयरिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा उससे अधिक हो जाएगा तो रॉक जो है तुमको क्या होने लगेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है तो प्रेशर सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हाइट ऑफ माउंटेन जो होता है तुमको डिसाइड होता है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, उसके आधार पर क्या होगा, इसका डिसाइड होगा। तो अगर रॉक का तुमको जो है तुमको हाइट ऑफ माउंटेन जो है तुमको कितना अधिक हो सकता है, हाइट ऑफ माउंटेन डिपेंड्स अपॉन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। ये रॉक के शेयरिंग स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, जो कि शेयरिंग स्ट्रेंथ रॉक का ऐसे तुमको तो डाटा लिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तुमको, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कुछ दिया होगा डाटा, शेयरिंग स्ट्रेस रॉक में कितना दिया हुआ है, शेयरिंग स्ट्रेंथ लिख रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉक कितना लिखा हुआ है, न्यूटन पर 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस है तो शेयरिंग स्ट्रेस तुमको है दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, शेयरिंग स्ट्रेस जो तुम्हारा है ऊपर से हाइट आएगा, जैसे कि तुमको यहाँ पर रॉक जितना तुमको इतना पिलर या तुमको माउंटेन हो, इसकी हाइट यहाँ पे जो भी मटेरियल हम लोग डालेंगे तो ये तुमको इसके बाद ये फ्लो करने लगेगा, ऐसा होगा ये। तो ये जो तुम्हारा जो भागने लगेगा ये, तो ये तुमको कितना हाइट तक दे रहे हैं इसका, तो ये हाइट अगर h होगा तो इसमें प्रेशर क्रिएट होता है ρgh का, तो ρgh इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, दैट इज इक्वल टू ये प्रेशर हो गया, दैट इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल कर देना होगा हमको, शेयरिंग स्ट्रेस के इक्वल। तो h इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस जो एबिलिटी है रॉक का या कंक्रीट जो कि आप पिलर बनाइएगा बाय रो इंटू जी, उसका डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो अगर इस शेयरिंग स्ट्रेस में आए रॉक का डेंसिटी अगर 3000 kg पर मीटर क्यूब ले लें तो ये 30 × 10⁻⁷ है इसका वैल्यू, बाय 3 × 1000 इसका अगर हम ले लें क्या चीज़ है, ये तुमको डेंसिटी ले लें रॉक का, और तुमको जी का वैल्यू कितना ले लें, 10 ले लें करीब, तो ये 10 ले लें अगर जी का वैल्यू, तो ये जो तुम्हारा आएगा करीब करीब 10 किलोमीटर का हाइट आता है हाइट। और ये तुम्हारा जो रॉक का ये तुम्हारा माउंटेन हाईएस्ट, मतलब तुम्हारा ये माउंटेन का मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन अर्थ, मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन अर्थ इतना आएगा। और तुम इसी ढंग से पिलर का भी स्ट्रेंथ निकालना है, किसी पिलर का, जब हम लोग पिलर बनाते हैं घर जो बनाते समय, उसमें भी तुमको ये जाहिर है कि इसी शेयरिंग स्ट्रेस जो उस कंक्रीट का होगा, जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका शेयरिंग स्ट्रेस होगा, उसको टेस्ट करके रखेंगे और उसी से हाइट ऑफ कॉलम पता चल जाएगा कितना हाइट आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं। ये शेयरिंग एबिलिटी पर ये डिसाइड होगा। तो ये हमारा लेक्चर था तुम्हारा क्या कहते हैं, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग जो है इसका जो तुम क्वेश्चंस वगैरह इसका देखोगे, तुमको एनसीईआरटी बुक से भी, एस शर्मा के बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड करके, मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसमें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सब एक साथ ही दिया हुआ है, सॉलिड लिक्विड
और फ्लूइड का, तो उसकी चर्चा हम लोग फ्लूइड की अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मैकेनिकल इसमें तुम क्वेश्चन के बुक से भी क्वेश्चन तुम शुरुआत के 15 क्वेश्चन करीब करे हैं जिसको तुम बना सकते हो, और एनसीईआरटी के जो बुक्स होंगे उसके भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। जहाँ दिक्कत होगा राइट फील्ड ऐप पर हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उससे तुम संपर्क करके पर्सनल टाइम अपना ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। 40 मिनट।